बोले ठीक है, वो किसी से 1000, इसी से 1000, ऐसे 1000 करके करके मैंने 5 तो आदमी को दे दिए। और जैसे उसको दिए, वो आदमी गायब। तो पैसे लेके भाग गया। और जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं, उनका रेशियो है, उनके भी लिमिटेशन है। अगर 50 ऑडियंस से ज्यादा आई तो ही कंटिन्यू करेंगे पिक्चर। ओके। नहीं आई तो वो दूसरे तीसरे दिन उतार देते। मूवी बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, तो बजट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है परसेंटेज वाइज? प्रॉपरली सीख के आना चाहिए। ओके। प्रॉपर टेक्निकली एजुकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में अभी शुरू है। एक बार आपकी मतलब फिल्म बन गई तो उसके बाद जो रिलीजिंग प्रोसेस वो कैसे वर्क करता है? ये जो शॉर्ट आए, रील्स आए, रील स्टार आए, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आए। कंपटीशन हेल्दी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो बड़ी फिल्म्स है, थिएटर की फिल्म्स है, वो बंद हो जाएंगी। लोग रील देख के कास्टिंग करते हैं बहुत सारे लोगों के। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है भगवान पाचुए, जो एक मूवी डायरेक्टर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है और मोर देन 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जिनके पास। इन्होंने इनकी जर्नी स्टार्ट की थी थिएटर से और आज ये खुद के फिल्म्स प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं खुद के और भी बहुत कुछ। उनकी स्टोरी आज हम लोग जानेंगे और कैसे उन्होंने उनकी स्टोरी स्टार्ट की थी। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर, आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? मतलब जो भी आपको कैसे मतलब सोचा आपने फिल्म मेकिंग करनी है मुझे? वैसे तो डायरेक्ट फिल्म मेकिंग ये मेरे दिमाग में नहीं था। मैं जब स्कूल में था तो स्कूल के जो स्टेज शो रहते थे उसमें मैं रहता था, मेरा सहभाग रहता था। और वो स्टेज शो करते करते मुझे एक अच्छा लगता था कि यार लोग अपने को अप्रिशिएट करते हैं और वो खुश हो जाते हैं अपने काम से। तो ये अच्छा काम है। इसमें मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें करियर कर सकूं या नहीं कर सकूं, क्योंकि वो एजुकेशन था, स्कूल के दिन थे, वो बच्चा था। और जब लोगों का एप्रिसिएशन देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने तो यार ये अच्छा है, ये फील्ड अच्छा है, इसमें काम करना चाहिए। फिर मैं स्टेज शो के बाद जो रोड पे जो शो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पथनाट्य। जो नाटक हम लोग रोड पे करते हैं, पथनाट्य वो किया मैंने स्कूल के बाद। वो पथनाट्य किया, फिर मुझे समझा कि यार थिएटर रहता है एक बहुत बड़ा, और थिएटर में अलग अलग ड्रामा कंपटीशन रहती है, शो रहते हैं बड़े बड़े। तो मैं वो थिएटर के पास जाता था, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगते थे। आपकी एज क्या थी सर उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं 20-21 साल का था। और तब से एक भूत सवार था कि ड्रामा में काम करना चाहिए, ड्रामा में काम करना चाहिए। और मटा पेपर आता था उस वक्त। मटा पेपर में हर संडे या सैटरडे को ड्रामा की बहुत सारी एडवर्टाइज रहती है उसमें। तो मैं वो हर वक्त वो मटा पेपर खरीदता था, खाली वो जाहिरात, वो ऐड देखने के लिए। देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं सोचता था यार एक दिन मेरा फोटो इसमें आना चाहिए, एक दिन अपना भी एक ड्रामा आना चाहिए, अपना नाम आना चाहिए, आनी मैं और मैं, ऐसा आना चाहिए। लेकिन वो बहुत इतना इजी नहीं था, आसान भी नहीं था। और जब पता चला कि यार एक थिएटर रहता है, थिएटर में ड्रामा रहता है, तो वो देखना चाहिए कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि उससे पहले एक आदमी मिला था मुझे कि वो बोला कि मैं तुमको ड्रामा में चांस दूंगा, मैं कमर्शियल ड्रामा कर रहा हूँ, तुम अच्छे दिख रहे हो और मैं आपको पार्टिसिपेट करूंगा उसमें, तो तुम काम एक्टर के एज एन एक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त, क्योंकि मैं ऐसा दुबला पतला था, तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी उसने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये अच्छा है मेरे लिए और मैं जरूर काम करूंगा। तो वो बोला कि तुमको एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना 5,000 रुपए देना पड़ेगा और तुम हीरो हीरो के भाई का रोल करोगे। और जैसे ही हमारा ड्रामा चालू हो जाएगा तो वहां की जो रॉयल्टी है, मानधन जो लोग बोलते हैं उसको, तो रॉयल्टी के रूप में मैं थोड़ा थोड़ा आपको पैसा दे दूंगा और आपके 5,000 रुपए भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले पैसे देना पड़ेगा। अभी मुझे लगा कि वो कमर्शियल ड्रामा है, यानी कि मैं जीत गया, मैं डायरेक्ट हीरो बन गया, करेक्ट, नौकरी लग गई मुझे, करेक्ट। इतना खुश हुआ था मैं। और जब मैंने मेरी माँ को बोला कि मुझे नौकरी लग गई है, एक आदमी ने मुझे ड्रामा के लिए बुलाया यार, वो मुझे पैसे भी देने वाला है, तो आदमी, तो मैं इतना पहचानता नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। फिर माँ बोली कि ये पागलपन है, हमारे घर में इस फील्ड में कोई नहीं था इससे पहले। तो माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया, माँ बोला पागल है, पैसे जाएंगे अपने, और अपनी हैसियत भी नहीं है कि 5,000 रुपए हम दे सके, क्योंकि हम स्लगनॉग मिलीनियर थे तब। करेक्ट। मैं और फिर क्या करने का, लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे काम करना है, मुझे जाना है उसमें। तो माँ बोली मैं नहीं दूंगी, तो कर, तू कहीं कुछ भी कर।
और उस वक़्त मैं वैसे भी काम करता था मार्केट में, थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा किए, कुछ मेरे जो रिलेटिव हुए, उनके पास जाके उधार लिए, कि मैं मुझे नौकरी लगने वाली है और मेरी लाइफ़ सेटल होने वाली है, क्योंकि मैं ड्रामा में काम करने वाला हूँ। हमारे जो रिलेटिव है उनको ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था हमारे घर का कोई बंदा कि इस जो फील्ड फ़िल्म में। मेकिंग में था हाँ, या फ़िल्म मेकिंग, ड्रामा फील्ड या ये कल्चरल में ही नहीं था। तो लेकिन घरवालों को जो मेरे रिलेटिव थे उनको बहुत खुश होते थे कि यार भगवान कुछ कर रहा है, भगवान थोड़ा-सा एक्टिव है। तो बोले ठीक है, वो किसी से 1000, इसी से 1000, ऐसे 1000 करके मैंने 5 आदमी को दे दिए और जैसे उसको दिए, वो आदमी गायब। तो पैसे लेके भाग गया। पैसे लेके भाग गया। फिर मैं इतना परेशान वो आदमी को ढूँढते-ढूँढते फिर रिलेटिव मुझे कुछ भी गालियाँ देने लगे, हमको फँसाया, ये किया, वो किया। मैं बहुत टेंशन में। तब तक मुझे ड्रामा क्या है ये मालूम नहीं था। मैंने सिर्फ़ स्कूल में देखा था, स्कूल में किया था। लेकिन प्रॉपर ड्रामा क्या होता है, प्रॉपर स्क्रिप्ट क्या होती है, ये मुझे मालूम नहीं था। करेक्ट। हाँ, तो मैंने क्या किया कि उस वक़्त मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और खुद वो ने ही आपने लिखी थी? हाँ, खुद की कि यार ये आदमी ने मुझे धोखा दिया है ना, अभी मैं कुछ करूँगा, मैं खुद करूँगा। और मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और वो स्क्रिप्ट ऐसे लिखी थी कि जिसमें जैसे कि मैंने सिनेमा लिखा हो। 7 ही पान लिखे थे उसमें, लेकिन वो 7 पान में 40 लोकेशन थे अच्छा। और वो ड्रामा। मुझे लगा कि ड्रामा ऐसे होता है कि एक घटना इधर घटी, दूसरी घटना उधर घटी, तीसरी और ये घटना पूरा एक स्टेज एक्ट था कि हाँ, मतलब ऑन लोकेशन जाके? ये स्टेज एक्ट था। ओके, हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में मैं पूरा फ़िल्म स्टाइल वो स्टेज एक्ट मुझे मालूम नहीं ना भाई क्योंकि करेक्ट, मैंने लिखते कैसे? इससे पहले स्टेज देखा ही नहीं था। करेक्ट। खाली स्कूल का देखा था लेकिन पूरा थिएटर का स्टेज क्या होता है, क्या सिस्टम रहती है, वो पर्दे रहते हैं, विंग रहती है, साउंड इफेक्ट्स वो वगैरह। 30 बाय 20 का स्टेज रहता है और उसमें साउंड रहता है, सेटअप रहता है। ये मुझे मालूम नहीं था और वो भी ज़्यादा चेंजेस होने वाला सेटअप नहीं चाहिए थिएटर में। ज़्यादा लोकेशन चेंज होने वाला नहीं चाहिए। करेक्ट। वो भी लिमिटेशन था। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मैं लिख के गया खाली लिखता रहा। हीरो आया, हीरो को पाटला किया, पुलिस आई, जेल में डाला, जेल से भागा, एक ब्रिज पे गया, कूदा, पानी में डूबा, फिर हीरोइन आई, ऐसा अलग-अलग, अलग-अलग, अलग पूरा मतलब एकदम ऐसे जैसे ड्रामा चाहिए वैसा। पूरी फ़िल्म स्टाइल। लेकिन जब मैं पहली बार थिएटर में गया, कालिदास थिएटर में पहली बार मैंने वो कॉम्पिटिशन का ड्रामा देखा, तो मुझे तब पता चला मैं एक नंबर का पागल हूँ, अनपढ़ हूँ, अनाड़ी हूँ क्योंकि ऐसा नहीं रहता। ये थिएटर ये है। ये कितने मैच्योर लोग हैं, कितने होशियार लोग हैं। उस टाइम पे सर फ़िल्म स्कूल्स वगैरह ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा भी ये नहीं नहीं था? ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी नासिक में। करेक्ट। वही का कॉम्पिटिशन होती थी उतना ही था और फिर वो ड्रामा कॉम्पिटिशन मेरे लिए स्कूल था। फिर मैं वो देख-देख के थोड़ा बहुत सीखा। फिर मैं वो लोगों को जो नासिक के लोग हैं, जो ड्रामा में काम करते थे, मैं उनको बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझता था। मैं उनके पास जाके एक कागज़ की ऑटोग्राफ। पर्ची लेके ऑटोग्राफ दो सर आप अभी भी मेरे पास है वो लोगों की ऑटोग्राफ और मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, मैंने मुझे ऑटोग्राफ दी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ ये सब कहाँ बनाते हैं। करेक्ट। फ़िल्म्स कहाँ पे बनती है? हाँ, ये ड्रामा किधर बिठाते हैं, ये प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, कैसा होता है ये सब, ये मुझे मालूम नहीं था। फिर एक आदमी जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो थे हमारे मुरलीधर खन्ना सर। उन्होंने मेरे अंदर जो कुछ था, कम-ज़्यादा, उन्होंने पहचान लिया और वो बोला कि, "चल मैं तेरे को अभी एक वे दिखाता हूँ।" तो उनके साथ मैं जुड़ गया और उन्होंने मुझे अलग-अलग, अलग-अलग पहले स्टैंड अप कॉमेडियन, फिर गाड़वा से लगना। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब सर आप स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे थे? मेरा बेसिक स्टैंड अप कॉमेडी है। हुँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और उन्होंने मेरा वो हुनर देख के डायरेक्ट शो लगाए थे मुझ पे, अलग-अलग थिएटर में पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने शो लगाए थे, हँसी के हंगामे करके। हास्य जत्रा टाइप? हास्य जत्रा टाइप, हँसी के हंगामे। ओके। हास्य जत्रा तो ग्रुप वाला था, ये स्टैंड अप कॉमेडी जैसे कि सोलो। सोलो, करेक्ट। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तरीके से। तो वो शो लगाए, फिर खैनार सर ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, एक वे दिखाया अच्छा गाइडलाइन दिया और फिर धीरे-धीरे सीखता गया। ड्रामा, फिर शॉर्ट फ़िल्म, फ़िल्म। तो मतलब ऐसे सर जब आप फ़िल्म मेकिंग की जो मतलब स्टार्ट कर रहे थे, तब ऐसा मतलब फिक्स था कि हमें यही बनाना है मतलब शॉर्ट फ़िल्म्स ही बनानी है या फिर कोई बड़े पिक्चर पे मतलब बड़े पर्दे पे आना है, ऐसा कोई बिग बजट फ़िल्म बनानी है ऐसा कुछ? सपने तो बहुत बड़े-बड़े थे, लेकिन जब थिएटर करता था तो उस वक़्त ऐसा लगता था कि यार सबसे बड़ा थिएटर मैं करूँ।
सबसे बड़ा ड्रामा मेरे पास हो, जैसे कि नट सम्राट हो, करेक्ट। कि अपना ड्रामा आना चाहिए और वो ड्रामे के अलग-अलग शो होने चाहिए। एक दिन में 5-5 शो लगने चाहिए वो ड्रामा के। करेक्ट। ऐसा लगता था, तब वो ड्रामा का माहौल था। हुँ, फिर जब पता चला कि यार सीरियल आ रही है, तो सीरियल में जैसे लगा कि यार ऐसा लगा कि यार सीरियल तो बहुत भारी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने मुझे सीरियल में दिया नहीं, क्योंकि हुँ, वैसी पर्सनैलिटी नहीं है मेरी। हुँ, जो कुछ सीरियल में काम किया, कैरेक्टर रोल मिले, अच्छे किए, हुँ, उस काम पे मुझे और काम मिले। फिर पता चला कि नहीं यार, फ़िल्म है यार, ये सब हुँ, का रास्ता, जैसे कि हर पानी समंदर में जाता है, समुद्र तक जाता है, करेक्ट, वैसे ड्रामा का हर मार्ग सिनेमा तक जाता है। करेक्ट। आप किसी भी माध्यम से जाओ, आप थिएटर करो, पथनाट्य करो, डांस करो, कुछ भी करो, वन एक्ट प्ले करो, आपका लास्ट सिनेमा ही है, फ़िल्म, बड़ी फ़िल्म। हर एक का सपना होता है फिर यार फ़िल्म, फिर वो फ़िल्म के सपने दिखने लगे। हुँ, अभी फ़िल्म करनी है, तो लेकिन डायरेक्ट तो मुझे फ़िल्म नहीं दे सकते, हुँ, क्योंकि थिएटर तो मैंने, लोग मुझे काम देते नहीं थे, इसलिए मैं खुद लिखना शुरू किया। करेक्ट। मैंने खुद डायरेक्ट करना शुरू किया, एक्ट भी करना शुरू किया। ऐसे पर आप रुके धीरे-धीरे नहीं। नहीं, रुका नहीं मैं। वही मतलब जब आपको पहली बार ऐसा हुआ था, कोई और रहता आपकी जगह पे कि ₹5000 उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो अगर किसी और के साथ ऐसा इंसिडेंट होता, वो तो मतलब छोड़ देता। वो सोचता कि बहुत खराब चीज़ है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में और इसमें होता है कि नहीं करना, बर्बाद हो जाता है ऐसा-वैसा। सेम वैसा हुआ कि जब मैं पहली बार कॉम्पिटिशन में उतरा, पहली बार मैंने ड्रामा किया, थिएटर का, और ड्रामा कॉम्पिटिशन में गया। वो मेरा पहला टाइम था थिएटर का, पहला टाइम, पहला एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे उस वक़्त कुछ रूल्स मालूम नहीं थे। मैंने सिर्फ़ बिठाया ड्रामा, लिखा, हुँ, 4-5 दोस्त इकट्ठे किए और बिठाए और थिएटर पे गए। अब ड्रामा में क्या होता है कॉम्पिटिशन में, कि अपने जो लोकल लेवल के जो पत्रकार रहते हैं, समीक्षक, वो आते हैं। वो करेक्ट। ड्रामा का सर्वेक्षण करते हैं, पूरा हुँ, डिटेल निकालते हैं और उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है और क्या करना चाहिए। करेक्ट। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ गाइडलाइन करके वो एक नोट बनाते हैं और हुँ, दूसरे पेपर में देते हैं। लोग पढ़ते हैं कि यार ये ड्रामा ये हुआ, हुँ, ये ड्रामा में ये बंदे ने लेखक, ये राइटर था, ये हुँ, डायरेक्टर था, ये एक्टर था, ये स्टोरी थी, इन्होंने ये अच्छा किया, इन्होंने ये बुरा किया। तो उस साल, वो साल है 1999 का। ओके, 1999 में पहली बार मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन में भाग लिया और उस वक़्त मेरे साथ 7-8 नए ग्रुप आए थे, ओके। मेरे जैसे। हुँ, 7-8 नए ग्रुप आए थे। जैसा मेरा एक ग्रुप था, वैसे नए ग्रुप आए थे 7-8, और वो पूरा टोटल 33 ग्रुप था, ओके। पूरे नासिक में। 33 ग्रुप और उनका कॉम्पिटिशन था। तो जो मेरा ड्रामा हुआ, तो पत्रकार लोगों ने इतना मेरे बारे में इतना कुछ बुरा लिखा। ये खुद को किशोर कुमार समझता है, क्रिटिक्स मतलब उस टाइम के। डायरेक्टर, संगीत, सेटिंग डिजाइनर विद एक्टर, खुद को भगवान पासवान खुद को किशोर कुमार समझता है। हुँ, ड्रामा के बारे में बहुत बुरा-बुरा लिखा। ऐसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं, हुँ, ऐसे लोगों से तो ये कॉम्पिटिशन बदनाम हो जाएगी। बराबर। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये छोटे-छोटे बच्चों के गैदरिंग में भी नहीं आएगा ऐसा ड्रामा। इतना बुरा लिखा था मेरे बारे में। वो ड्रामा क्या था सर, लेकिन ऐसा मतलब इतना वो बुरा मेरा लिखा? ड्रामा था, वो काळ चालूच होता, मराठी ड्रामा था मेरा ओके। पूरा, काळ चालूच होता, जिसमें मैंने 65 ईयर के ओल्ड एज की कैरेक्टर किया था मैंने, हुँ, उस उम्र में। उस वक़्त मैं 20-21 साल का ही था हुँ। और वो 65 ईयर के ओल्ड का आदमी का काम लेकिन किया वो था। क्रिटिक्स ऐसे क्यों थे फिर? हाँ, मतलब वो क्रिटिक्स जो बोल रहे थे कि ऐसे मतलब खुद को किशोर कुमार समझते हैं ऐसा, वो सब चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि वो कॉम्पिटिशन था ना, हाँ, और कॉम्पिटिशन में तुमने बुरा किया है तो वो बुरा लिखेंगे। अच्छा तो बुरा हुआ था मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस। मेरा पहला टाइम था, मुझे करेक्ट, मालूम नहीं था, करेक्ट। क्योंकि वहाँ मुझे ये मालूम नहीं था कि मेकअप कौन रहता है। हुँ, अभी मैंने 65 उम्र की आदमी की करेक्ट। रोल किया, तो हुँ, मैंने क्या किया, जो अपना चूना रहते हैं ना, हाँ, चूना उसको व्हाइट ये करके। भाई पूरा बालों को लगा ली। करेक्ट। अब हुँ, जब गीला था तब तक चिपका था, हाँ। लेकिन जब वो सूख गया, ऐसे जैसे झटका मारता था पूरा पाउडर। लोग बहुत हँसते थे। करेक्ट, मुझे भी हँसी आती थी, यार मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं पैशनेट था तब। नहीं यार, रुकना नहीं है, कुछ तो भी करना है। ड्रामा होना चाहिए। और जब दूसरे ब दिन वो पढ़ा पेपर में, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हुँ, अरे यार! मुझे बहुत गुस्सा भी आया लोगों को। इनको किसने कहा था मेरे के लिए? इसको कितने, मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे वो हर एक को पकड़ के पीटूँ। लेकिन जब पता चला कि नहीं, ये समीक्षक रहते हैं, वो लिखते हैं, हुँ,
तो उस साल उन्होंने जितने भी नए ग्रुप थे, वो नए ग्रुप वालों के ऐसे ही लगाई थी। ओके। उससे वो बाकी के ग्रुप वाले सब पीछे हट गए तब से। जो नए आए थे बंदे, वो डिमोटिवेट हो गए, वो तो छोड़ ही देंगे। वो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हाँ। मैंने ना वो सब पेपर कटिंग है ना, मैंने संभाल के रखी और ठान ली कि एक दिन ये अच्छा यही लिखेंगे। लोग मेरे बारे में अच्छा लिखेंगे, यही लोग। और वैसे ही हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया भगवान की दया से कि लोग खुद कॉल करते आगे। कि नाटक लेने के लिए। लेकिन वो मतलब जर्नी आपने मतलब बहुत अच्छे से ये की। वहां से फिल्म्स में आने की मतलब क्या जर्नी थी? मतलब वहां से मतलब ये एक चैप्टर हो गया, फिर आपने कौन सी एज में ऐसा मतलब ये किया कि असिस्टेंट डायरेक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग खुद का ये करना? मैंने ऐसा कोर्स नहीं किया असिस्टेंट, अभी तक तो किया नहीं किसी को असिस्टेंट में। आपने कास्टिंग भी की है ना सर? कास्टिंग डायरेक्टर भी है आप, Yes. बहुत मूवीज पे है। क्योंकि जब मैं थिएटर कर रहा था ना, और मुझे पता चला कि यार स्क्रीन पे आना चाहिए, तो मैंने वो अपने सारे नजरिया स्क्रीन की तरफ की और फिर उसका स्टडी करने लगा। करेक्ट। हाँ, और वो स्टडी करते करते पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये थिएटर कर सकता हूँ। थिएटर में मैंने 16 साल काम किया, उसमें बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे, 45 से 50 तक अवार्ड है मुझे महाराष्ट्र पे, एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। तो मुझे ना पता, बाद में लगा कि यार मैं कर सकता हूँ, अभी मैं स्क्रीन पे कर सकता हूँ काम। तो मैंने खुद पे काम करने के लिए पहली खुद की एक शॉर्ट मूवी बनाई, लिम्बू, जो मैंने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्टिव में था। तो वो लिम्बू को बहुत अच्छी तरीके से एप्रिशिएट किया था लोगों ने, और जब मैं वो देखता था तो मुझे पता चलता था कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं एंगल ये, अच्छा ये एंगल सही एंगल है। क्योंकि जब लोग मुझे तारीफ करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और करेक्ट। तब मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि मैं सही वे पे हूँ, करेक्ट वे पे हूँ, करना चाहिए इसमें और काम करना। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मतलब किसी को असिस्ट कर लेते बड़े डायरेक्टर को और फिर उससे ग्रोथ सोचा तो मिलेगी? था, लेकिन अपने नासिक में ऐसे कोई नहीं था बड़ा, और जितने भी लोग थे वो मुझे खड़ा नहीं करते थे। एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मैं वही वापस वही हुआ, नहीं कोई ले रहा है ना, मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद करूंगा। तो वैसे किया, फिर शॉर्ट फिल्म लिखना शुरू कर दिया। शॉर्ट फिल्म किया, लिम्बो की, एक 10 सीढ़ की, जिसको बहुत सारे अवार्ड है, बस सपान की, जिसमें वो पूनम पाटिल मैम है, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, करेक्ट। उस पे बहुत सारे अवार्ड है। और 10 सीढ़ हमारे स्वर्गीय नागपुरे सर, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। वो नासिक की सबसे महंगी शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा, उसका बजट क्या था उस टाइम पे और कौन सी ईयर की बात है? वो 2015 की बात है, 2015 में 3 लाख रुपए बजट था उसका, शॉर्ट फिल्म का बजट? शॉर्ट फिल्म का बजट। ओके। मैंने उनको जब कहानी सुनाई थी नागपुरे सर, सर व्यूअर्स के लिए आप एक बार उसे बता सकते हैं शॉर्ट फिल्म का एवरेज बजट कितना रहता है? डिपेंड है तुम्हारी स्टोरी क्या है। नहीं, लेकिन एवरेज मतलब ऐसे कुछ तो भी एवरेज रेंज रहेगी ना उसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों, खाली तुम्हारा कैमरा सेटअप, लाइट सेटअप, ये जो खर्चा है तुम्हारा, मैं वही, जब अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत प्रोड्यूसर भी पूछते हैं कि यार अपने को फिल्म करने की है, क्या बजट जाएगा अपने पास, तो मैं पहले ये बताता हूँ कि जब तक स्टोरी नहीं आती ना, तब तक मैं आपको बजट नहीं दे सकता। करेक्ट, सारे लोकेशंस वगैरह। हाँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी सब कुछ बताती है। तुम्हारी स्टोरी हिस्टोरिकल है, साइ-फाई है, या तुम्हारी स्टोरी में क्या अलग है, या प्लेन है, कॉमेडी है, हॉरर है, डे में, नाइट में, गाँव में, सिटी में, कहाँ है? वो तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारे स्टोरी का सारा कंटेंट, उस पे तुम्हारा बजट निकलता है। ऐसे में डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ 10,000 रुपए फिक्स या 5,000 रुपए फिक्स, ऐसा कुछ है। तुम्हारा 1 मिनट का शॉर्ट फिल्म भी है ना, 10 लाख रुपए लग सकते हैं 1 मिनट के लिए भी, और 1 मिनट के लिए 10,000 रुपए भी लग सकते हैं। करेक्ट। कंटेंट पे डिपेंड है बजट, और वो अभी टेक्निक इतना आ गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। टेक्निक से मुझे एक पॉइंट आपको पूछना था कि एआई का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी वो शॉर्ट फिल्म्स और ये सारे ऑलरेडी यूज हो रहे हैं सीजीआई वगैरह में, तो फिर उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी टेक्निक बहुत आगे गए हैं, तो अलग-अलग टेक्निक से हमारा सिनेमा बड़ा हो रहा है। करेक्ट। हमारा सिनेमा बड़ा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, महँगा हो रहा है। जो पहले 20-25 लाख में मराठी फिल्म बनती थी, वो बाद में 60-70 लाख में गई, फिर करोड़ में गई। करेक्ट। अभी 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। करेक्ट। टेक्निक महँगा हो गया है, बहुत महँगा हो गया है, और तुम जितना टेक्निकली जाओगे उतना खर्चा बढ़ेगा। और फिर ये जो था मतलब एक कोई भी
जब आप मूवी डिसाइड करते हो, एक स्क्रिप्ट डिसाइड हो जाती है कि बनानी है, तो उस टाइम पे कैरेक्टर्स जो रहते हैं, मतलब एक्टर्स कौन से आपको कास्ट करने हैं, वो सब आप कब डिसाइड करते हो? वो प्रोसेस कैसा रहता है? जब राइटर में रहता हूँ, तो जब मैं स्टोरी लिखता हूँ, तो स्टोरी लिखते वक़्त ही वो कैरेक्टर मेरे सामने रहते हैं। यार ओके। ये आदमी ये कैरेक्टर कर सकता है, ये आदमी ये कैरेक्टर कर सकता है, ये जाएगा। फिर वो कैरेक्टर को सामने रख के वो स्टोरी लिखता हूँ। उसके बाद पता चलता है कि नहीं यार, मुझे बजट अलग है और मेरी स्टोरी का बजट अलग है। हुँ, तो फिर उनको पैरेलल कौन जा सकता है? करेक्ट। ये कैरेक्टर इसके अलावा और कौन कर सकता है? वैसे डिसाइड होता है। क्योंकि प्रोड्यूसर का बजट भी सामने से देखना पड़ता है। हुँ, मैंने लाख अमिताभ जी लिखे, हुँ। लेकिन अगर प्रोड्यूसर का बजट ही उनका नहीं है, तो मुझे वापस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये डिसाइड कौन करता है? मतलब प्रोडक्शन हाउस के पास आप स्क्रिप्ट लेके जाते हो, फिर वो प्रोसेस कैसा रहता है? नहीं, अभी जब मैं स्टोरी लेके जाता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मिलता हूँ। हुँ, पहले प्रोड्यूसर कन्फर्म होता है, हुँ, फिर प्रोडक्शन हाउस। ओके। हाँ, फिर प्रोडक्शन हाउस बनता है और फिर एक-एक जुड़ जाते हैं। कई जगह पहले ईपी रहता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहता है, प्रोडक्शन कंपनी का। हुँ, वो ने देखता है कौन राइटर है, वो देखता है कौन डायरेक्टर है, वो एक साथ सबको लाता है। हुँ, ऐसा भी है। ओके। इसमें से कौन-सा मतलब आप क्या-क्या मैनेज करते हो? मतलब अभी डायरेक्शन तो आपका है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं आप ही अभी करते हो। इंडस्ट्री में मैं ज़्यादा एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ एक्टर। करेक्ट। उसमें भी मतलब जब एक फ़िल्म बन रही है, तो आप आपका मैं जितना मुझे पता है आप आपका खुद का छोटा रोल रखते हो। ऐसे मतलब हीरो रोल आप खुद को नहीं लेते हो। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स है? हाँ, क्योंकि है ना जहाँ मैं डायरेक्टर रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि बाकी की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है मुझे। हुँ, करेक्ट। हाँ, तो वो कंटेंट, हर एंगल, पूरा ध्यान, अगर मैं जब एक्टर रहूँगा वहाँ, तो बाकी का ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए करेक्ट। मैं जब फ़िल्म कर बड़ा काम करता हूँ, तो मैं खुद को बाजू में रखता हूँ। नहीं, हुँ, ज़्यादा तौर से मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ। हुँ, लेकिन अभी इतना एक्सपीरियंस आया है कि मैं अभी कैमरे के सामने एज़ अ डायरेक्टर और एज़ अ एक्टर, जैसे कि अभी नए आप ये देखिए हुँ। मेरी वेब सीरीज़ आई, नेट सेट बुमला। नेट सेट बुमला। हाँ, जो मैंने डायरेक्ट भी की है और लीड कैरेक्टर भी किया है। करेक्ट। उसकी सर स्टोरी क्या थी मतलब ऐसे मतलब आपने पहले शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह बनाई है, लेकिन ऐसे लॉन्ग फ़ॉर्म एक 8 एपिसोड है शायद उसमें, तो 8 एपिसोड की सीरीज़ आपने बनाने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न नहीं, हमारे जो राजेश सर हैं, हमारे प्रोड्यूसर जिंगल बिल के, हुँ, हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे काम दिए। हुँ, बड़ी-बड़ी ऐड दी मैं एज़ एन एक्टर, और तब से हम एक-दूसरे को जानते हैं और बहुत दिनों से, बहुत दिनों से नहीं, सालों से एक था कि कुछ करें हम। करेक्ट। हाँ, हम कुछ करें अपना खुद का। तो उन्होंने फिर जिंगल बेल प्रोडक्शन हुँ, शुरुआत की। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद हम मिले, फिर बोले कि तुम्हारे पास अगर कोई अच्छी स्टोरी है तो बोलो, तो करेंगे। हुँ, हमको फ़िल्म करने की थी। लेकिन अचानक बीच में मुझे दिनेश जी मिले, हुँ, जो निप्सित बुमला के राइटर हैं। वो बोले कि मेरे पास एक अच्छा लाइन है, हुँ, जो वेब सीरीज़ के लिए जा सकता है। तो मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा। तो बोले यार अच्छा कंटेंट अच्छा है। तो मैंने राधेश सर को सुनाया कि ऐसा-ऐसा है। तो उनको भी अच्छा लगा। हुँ, वहाँ से वो शुरू हुई जर्नी। वो उनका यही था कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तो हम करेंगे। हुँ, फिर वो डायरेक्ट और दिनेश जी ने लिख के दिया। फिर हमने उस पे पूरा काम करके रिलीज़ कर दी। रिसोर्स अ, इसकी शूटिंग सर कहाँ पे हुई है नेट सेट बुमला नेट की? सेट बुमला की शूटिंग नासिक, नासिक में ही हुई है? सातपुर ओवरऑल नासिक में? सातपुर एमआईडीसी, पंचवटी, गंगा। ओके। और इसका सीज़न 2 का वग़ैरह कुछ ऐसा प्लानिंग में है? हाँ, है। ओके, अभी अभी तो ये पहला सीज़न लॉन्च हुआ है। अभी करेक्ट। जैसे-जैसे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, पॉज़िटिवली हुँ, आ रहा है। सीज़न पे राइटर काम कर रहे हैं। ओके। अ, उसमें भी आपका मतलब लीड ही रहने वाला है रोल? अभी राइटर क्या लिखते हैं दूसरा सीज़न उन पे डिपेंड है। करेक्ट, कुछ नए कैरेक्टर्स वग़ैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। या स्टोरी कुछ अलग पॉइंट पे जाएगी, या क्या हो सकता है वो अभी और सब हमारे राइटर साहब के दिमाग में है। करेक्ट। आप थोड़ी-सी ब्रीफली बता सकते हो कि क्या है नेट सेट बुमला एग्ज़ैक्टली? हाँ, नेट सेट पॉपुलर है क्या है कि हम सबसे पहले ना जब नेट आया, हुँ, इंटरनेट आया मोबाइल में, तो हम 1 जीबी डाटा पूरे महीने में यूज़ करते थे, करेक्ट। 1 जीबी डाटा। हुँ, और उस वक़्त ज़्यादा सोशल मीडिया के ऐप्स नहीं थे, हुँ, कि बड़े इतने सारे गैजेट नहीं थे, करेक्ट। खाली फ़ेसबुक था, हुँ, नए-नए। तो जब हम 1 जीबी डाटा यूज़ करते थे, तो वो फ़ेसबुक पे जो जाता था हमारा हुँ, डाटा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मेरे जैसे कि वो डाटा लिखते थे। हुँ, आज कितना केबी गया, ओके। कितना केबी बचा है, कितना एमबी गया, कितना एमबी बचा है, और अपने को क्योंकि 1 महीने में इतना हुँ, सँभालना है। लेकिन बाद में जब ऐसा आया कि अभी 1 दिन में
कंपनियों ने क्या क्या किया, 1.5 GB 2 GB 2.5 GB करेक्ट। एक दिन में, अभी तो अनलिमिटेड भी है। और अनलिमिटेड भी दिया है। हम्म फिर भी जिनके पास लिमिटेशन है, 1 GB उनको वो नहीं, हम्म उसमें भी उनका होता नहीं है। वो किसी एक दूसरे का वाईफाई देकर दे, हो रहा है हॉटस्पॉट देना, करेक्ट। हॉटस्पॉट देना। तो ये सब्जेक्ट नेट सेट का वही है कि अगर समझो वापस आपके मोबाइल पर 1 GB डाटा वापस आया 1 महीने के लिए, करेक्ट। तो आज आदमी किस स्टाइल से जी, हाँ, तो वो मैच ही नहीं हो पाएगा। पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। करेक्ट। आज के टाइम में तो हमें 4K में देखने की आदत है। उसमें जो हमारी जनरेशन मतलब जो मेरी जनरेशन है जेन ज़ी, तो उन लोगों को तो बहुत बार मतलब डेटा उनको पता ही नहीं है, ऐसे कंसेप्ट भी थे पहले के हाँ, कि पहले वो स्क्रैच कार्ड आते थे। मुझे पता है कि वो स्क्रैच कार्ड पे फिर स्क्रैच करते थे और फिर वो डेटा पैक एक्टिव होता था फ़ोन में, तो वैसे वाले। अभी हमारे घर में भी है ना, अभी बेटा है, बेटी है, मिसेस है, तो एक का खत्म होता है तो लगे हॉटस्पॉट मांगना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। हॉटस्पॉट चालू करो पापा, हॉटस्पॉट चालू करो। या तो सब्जेक्ट पे अगर 1 GB डाटा तुमको 1 महीने में दिया है तो तुम्हारी साइकोलॉजी क्या होगी, उस पे वो नेट से घूम रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको एप्रिशिएट किया है। क्योंकि वो टॉपिक वैसा है। उसमें जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो उसमें मैंने देखा था कि वाईफाई वाला आता है तो पूरी फैमिली उसको ये कर लेती है, खुश राउंड अप हो जाती है उसके अराउंड की जल्दी जल्दी लगो। पॉपकॉर्न की तरह आता है। हाँ। क्योंकि नेट खत्म हुआ है, अभी क्या है, अभी मिलेगा यार वाईफाई, अभी एक ही चांस है वाईफाई। अभी इतने वाईफाई वाले लोगों को एक ही चांस था कि नेट खत्म हुआ, अभी वाईफाई एक ही ऐसा है कि जो अपने को अनलिमिटेड डाटा दे सकता है। करेक्ट। फिर उसकी डिमांड बढ़ती है, फिर वाईफाई वाले के भाव बढ़ते हैं। ऐसा वो भगवान की तरह आता है, वो भगवान लगता है वाईफाई वाला। हाँ। और सर अभी थोड़ा सा बैक लेते हैं कि जब 2018 में आप गोटा शूट कर रहे थे तो उसकी जर्नी कैसे थी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक वेब सीरीज शूट करना कंपेयर टू एक मूवी शूट करना? मूवी का बहुत बड़ा तामझाम रहता है। जब गोटिया मैंने लिखी थी तो गोटिया का एक सब्जेक्ट इतना भारी था कि मैंने एक ना 4 साढ़े 4 बजे लिखना शुरू किया, 8 साढ़े 8 बजे मेरा स्टोरी लिख के खत्म हुआ था। इसको मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे में, 3-4 घंटे में स्टोरी पूरी। और वहीं से दिमाग लगाया कि यार इस पे सिनेमा हो सकता है, फिल्म हो सकती है, क्योंकि वो मेरा बहुत नजदीकी सब्जेक्ट है। गोटे में बचपन में बहुत गोटिया खेलता था और मैं हर वक्त चाहता था कि ये स्कूल में आए, ये सब्जेक्ट स्कूल में भी गोटिया खेलना शुरू की। ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। फिर मैंने वो सपना अपनी फिल्म में किया पूरा। तो वो गोटिया के लिए मुझे जब फिल्म कंप्लीट हुई लिख के, और जब मुझे पता चला कि यार अभी सिनेमा ही करना है, फिल्म ही करनी है, अभी सब छोड़ देने का और फिल्म के पीछे लगने का, फिर मैंने सब छोड़ दिया और फिल्म के पीछे प्रोड्यूसर को ढूंढने लगा। ये प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर, ये भाई सब बहुत घुमा, लेकिन प्रोड्यूसर लोग मुझ पे विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि इससे पहले मैंने बड़ा कुछ फिल्म नहीं की थी। मेरा नाम नहीं था, किसी को असिस्टेंट नहीं था, खाली मेरे जो 2 शॉर्ट फिल्म थे उसके अवार्ड थे, उसका नाम था। उस पे कोई इतना सारा करोड़ रुपए लगाने वाला कोई नहीं था। फिर भगवान की कृपा से हमारे केतन भाई आए, केतन भाई सोमाय सर, और उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, ये सब्जेक्ट अच्छा है, हम कर सकते हैं। और फिर उन्होंने टीम किया उनके प्रोडक्शन, और फिर विहान प्रोडक्शन से हमारा गोटिया मूवी बना। गोटिया के वो तामझाम 150 पौने 200 लोगों का था। ओके। वो खाली टेक्नीशियन का। उसमें आपने ट्रेनिंग भी दी थी और हाँ, मतलब मैं 2 महीने पहले बच्चों को ट्रेनिंग दी थी गोटिया, क्योंकि आजकल के बच्चों को कंचे कैसे खेलने हैं वो भी आता नहीं है। कंचे कैसे पकड़ते, ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना या ऐसे पकड़ना, वहां से शुरू थी मेरी। बहुत सारे बच्चों के पूरे महाराष्ट्र से ऑडिशन आए थे, 3-3.5 ऑडिशन दिए थे मेरे बच्चों को। बाप रे। हाँ, फिर मैं उसमें से एक गोटिया आया, ऋषिकेश वानखेड़ेकर। ओके। और फिर सिलेक्ट करके फिर ये, और वो जो पूरी कास्टिंग थी मतलब इतनी 200-300 लोगों की, तो वो पूरा कास्ट मतलब आपने उसी लोगों लोकेशन पे रखा था शूट के वक्त? शूट के वक्त ओके। उसमें हमारे सयाजी शिंदे सर थे, राजेश उंगरपुरे सर थे, कमलेश सातपुते सर थे, आनंद इंगळे सर थे, हमारे साखला सर थे, अब्दुल भाई तारक मेहता के। अच्छे अच्छे स्टार कास्ट थी। और कोरियोग्राफर के लिए हमारे मास्टर जी थे, गणेश आचार्य सर, और म्यूजिक के लिए अवधूत जी थे, अवधूत सर। अच्छा था वो तामझाम, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत सीखना मिला में। और वो मेरे लिए एक क्लास था, और उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं कर सकता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर का बहुत सारा थैंक यू है, हमारे केतन भाई सर का। उनका बहुत बहुत कृपा है उनकी मुझ पे, उनका बहुत सारा थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे वो चांस दिया। मुझे पूरा फ्रीडम था उस वक्त एज ए डायरेक्टर।
सर और फिर इसका रिलीजिंग प्रोसेस कैसा रहता है फिर? मतलब ये जो स्टोरी मतलब एक बार आपकी मतलब फ़िल्म बन गई, तो उसके बाद जो रिलीजिंग प्रोसेस वो कैसे वर्क करता है? अभी कैसा है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर रहते हैं कि वो खुद का प्रोडक्शन हाउस रहता है उनका और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जब फ़िल्म बनाते हैं तो उसके लिए थिएटर में लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए चाहिए कि वो ऐड कर सके, प्रोमो कर सके, प्रमोशन कर सके फ़िल्म का। हुँ, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहती है, वो डायरेक्टली आपको अप्रोच हो सकती है हुँ, या आप उनको जाके अप्रोच हो सकते हैं, ये देखो मेरे पास फ़िल्म है, मुझे रिलीज़ करने की है। फिर उनका कुछ रेशियो रहता है, वो रेशियो और प्रोड्यूसर का रेशियो अगर मैच हुआ, तो वो दोनों कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो प्रोड्यूसर को खुद के पैसे डाल के पूरी फ़िल्म प्रमोट करनी पड़ती है हुँ, और पूरे जितने भी थिएटर्स हैं, उनका भाड़ा भरना पड़ता है। ओके। फिर वो थिएटर और थिएटर्स का मतलब थिएटर्स भी कुछ तो भी इसमें लेते रहेंगे ना ऑब्वियसली? मतलब जो भी थिएटर हाँ, थिएटर जो सिंगल थिएटर है, सिंगल स्क्रीन वाले, तो उनको पहले भाड़ा देना पड़ता है हुँ, ओके। और जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं, उनका रेशियो है, हुँ, उनके भी लिमिटेशंस है। अगर 50 ऑडियंस से ज़्यादा आई, हुँ, तो ही कंटिन्यू करेंगे पिक्चर, ओके, नहीं आई तो वो दूसरे-तीसरे दिन उतार देते हैं। ओके। तो मतलब पिक्चर मतलब कुछ-कुछ ऐसी मूवीज़ रहती है, जो बहुत अच्छी रहती है और उनको चांस नहीं मिलता, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। वो सब है ना डिस्ट्रीब्यूटर पे है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो आपको कौन से शो देता है हुँ, और दूसरी बात आपका कंटेंट कैसा है। ओके, ज़्यादा तौर से आपका कंटेंट बहुत वर्क करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी स्टोरी अच्छी है, फ़िल्म अच्छी है, तो वो फ़िल्म इस हफ्ते में नहीं चली, सेकंड हफ्ते में नहीं चली, लेकिन थर्ड हफ्ते में तो चलेगी ही चलेगी। वर्ड ऑफ माउथ से, हाँ, माउथ पब्लिसिटी। करेक्ट। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो टाइम स्लॉट्स वगैरह रहते हैं, वो कैसे डिसाइड वो करता है? पूरे डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर वालों के उनकी लिस्ट रहती है, उनके खुद थिएटर कॉन्टैक्ट रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के, ओके, वहाँ से वो निकालते हैं शो। अपने को पूरा शो का डिज़ाइन करके देते हैं। ये हुँ, गाँव में इतने शो, ये गाँव में इतने शो, यहाँ इतने शो। वो पूरा 1 वीक पहले ही आता है अपने पास शेड्यूल, अच्छा। 1 हफ्ते पहले। और ये जो मतलब ऐसा रहता है कि मूवीज़ जो भी रिलीज़ होती है, तो कुछ मतलब ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ मूवीज़ के शोज़ बहुत कम रहते हैं। मतलब 2 मूवीज़ अगर साइमल्टेनियसली रिलीज़ हो रही है, तो एक के शोज़ बहुत कम हो जाएँगे और दूसरे के बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है या थिएटर वाले डिसाइड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर ओके। डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है। ओके। प्रमोट कैसे करते हो और इस फ़िल्म को मतलब? प्रोमोट हर अलग अभी सोशल मीडिया है, तुम प्रोमो, टीज़र हुँ, अलग-अलग न्यूज़ चैनल पे तुम्हारे इवेंट होते हैं, तुम्हारा प्रॉपर एक पीआर डिज़ाइन करता है। हुँ, वो पीआर तुम्हारा पूरा प्रमोशन प्लान डिज़ाइन करता है हुँ, कि कौन से दिन, कौन से रेडियो में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से इवेंट में जाना है। ये सब तुम्हारा प्रीवे जो पीआर है, हुँ, वो पीआर डिज़ाइन करता है ये सब, पूरा डिज़ाइन और फिर वहाँ से प्रमोशन शुरू होता है। करेक्ट। और इसमें कितना मतलब अगर कोई भी मूवी बन रही है, वेब सीरीज़ बन रही है, तो बजट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है परसेंटेज वाइज़ कि 50% इसको जाएगा, 50% इसको जाएगा, वैसे? नहीं, आप जितना प्रमोशन में खर्चा करते हो, उतना आपका प्रमोशन ज़्यादा होगा। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं कि खर्चे से अपने मेकिंग से ज़्यादा मराठी में तो मेकिंग से ज़्यादा प्रमोशन में ज़्यादा खर्चा है। अच्छा। आप जितना करते हो उतना। बेनिफिट होता है सर उसका उतना? हाँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, हुँ। स्टोरी टेलिंग अच्छी है, लोगों को पसंद आई तो निकलता ही है, 100%। अभी अगर कोई भी मतलब ऐसी कोई शॉर्ट फ़िल्म है जो किसी कोई शॉर्ट फ़िल्म बना रहा है, तो उसने कैसे प्रमोट करनी चाहिए उसकी फ़िल्म को? शॉर्ट फ़िल्म को शॉर्ट फ़िल्म को? क्योंकि अभी यूट्यूब उसके कॉम्पिटिशन पास शॉर्ट फ़िल्म में अलग-अलग कॉम्पिटिशन है, हुँ, वो कॉम्पिटिशन में डाल देने का। ओके। इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस मतलब इंडिविजुअल करना या फिर प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई फ़िल्म बनाना, उसमें मतलब क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है दोनों में? खुद के पैसे से करेंगे तो तुम्हें लिमिटेशंस नहीं रहेगा, हुँ, लेकिन एक लिमिटेशन चाहिए खुद पे। हुँ, तुम्हें खर्चा का अंदाज़ा आना चाहिए। तुम्हारे कितने दिन का शेड्यूल है, हुँ, वो तुम्हें तय करना चाहिए और वो दिन में ही आपको शेड्यूल बिठाना है और उसी दिन में, उसी शेड्यूल में आपको शूटिंग खत्म करना है। करेक्ट। बाद में पोस्ट का है, पोस्ट के लिए भी दिन है, उसका भी एक ड्यूरेशन है, वही ड्यूरेशन में आपका काम होना चाहिए, नहीं तो आपका खर्चा बढ़ता है। हुँ, जब आप सेट पे जाते हैं, तो सेट पे आपके स्टार कास्ट छोड़ के 1.5 या 2 लाख रुपए का आपका पर डे शुरू होता है, हुँ। पर डे। एक और था सर कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है क्या जो सेट पे हुए आपके साथ? मतलब जो मतलब आप मेंशन कर सकते हो ऐसे कि शूट करते-करते कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं अपन कि कैमरा नहीं चला या कुछ ऐसा हो गया? मतलब बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आ गए ऐसा कुछ?
नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे गोटिया के पहले दिन जब हम गए थे और हमारा कैमरा आने वाला था सुबह, हम सुबह 7 बजे सबका कॉल टाइम था और 8 की शिफ्ट थी। पहला ही दिन था, क्योंकि कैमरामैन बोला कि मैं पहुंच जाऊंगा 4-5 बजे तक। ठीक है बोले, लेकिन कैमरा ही आया नहीं। हम सब आर्टिस्ट मेकअप विकअप के सब रेडी, वो कैमरा आया 12 साढ़े 12 बजे। ओके। मेरा पहला दिन शूटिंग का। प्रोड्यूसर इतने भड़क गए, क्योंकि टाइम जा रहा है, सामने वाले ने पैसे भी लेके रखे, फीस करेक्ट। लेके रखी कैमरे की, और डिले हो रहा है। वैसे मेरा आगे का डिले हो जाएगा। करेक्ट। तो सब टेंशन में था, सबसे ज्यादा टेंशन में मैं था कि फिर जब मुझे टेंशन आता है तो कुछ भी पैनिक हो जाता है। पैनिक हो जाता, बहुत पैनिक होता है। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे। केतन भाई सर ने बोला हो जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा आगे जाएगा ना, टेंशन मत लो, तुम सिर्फ काम पे ध्यान दो, बाकी का टेंशन मत लो, मैं हूं ना बैठा इधर। करेक्ट। तो उन्होंने वो सब हैंडल किया उन्होंने। ये सपोर्ट कितना जरूरी रहता है सर, मतलब? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एज ए डायरेक्टर आपको डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपको डिस्टर्बेंस आया, सेट पे कुछ अलग हुआ है, सेट के आपके पीछे क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझको वहां मुझ तक कुछ लाया ही नहीं। बहुत सारे घटना घटती है पीछे, आर्टिस्ट लोगों की, जूनियर आर्टिस्ट लोगों की, टेक्निक लोगों की, बहुत सारी गाली गलौज होती है। कभी कभी टेंशन में सब वाइलेंट हो जाते हैं। लेकिन ये मुझ तक आता ही नहीं था, वो उधर के उधर ही संभल लेते थे। करेक्ट। हाँ, क्योंकि नहीं यार, डायरेक्टर को टेंशन नहीं आना चाहिए, डायरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करने का, उसको उसके कैम पे कंसंट्रेशन करना है। और सर वो सेट डिजाइनिंग जो रहती है, मतलब गोटाई के वक्त पे, स्पॉइलर है, गोटाई के वक्त पे आपने ओलंपिक्स जैसा सेटअप बनाया था पूरा, तो फिर वो मतलब कैसे, उसमें सेट डिजाइनिंग कैसे की थी? वो जब मैं स्टोरी लिख रहा था तब से मेरे दिमाग में था ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब मेरा आर्ट डायरेक्टर को सिलेक्ट किया तो आर्ट डायरेक्टर मुझसे पूछता था, सर आपको क्या चाहिए? तो मैं चित्रकार नहीं हूँ, लेकिन मैं रफली उनको एक आइडिया देता था, देखो एक पहले तो हम उसका पहले मॉडल बनाते थे, जैसे बिल्डिंग का मॉडल बनता है वैसे मेरे हर एक प्ले का, वो जो हर एक कंपटीशन का सेट का मॉडल बना था। स्टोरी बोर्ड जैसा? स्टोरी बोर्ड जैसा मॉडल बनाया था डायरेक्ट। ओके, 3D मॉडल बनाया था पूरा? हाँ, पूरा जैसा आर्किटेक्चर बिल्डिंग का मॉडल बना थे, करेक्ट। वैसा मेरा स्टूडियो का मॉडल बना था। ओके। ये देखो, ये भिन्न बार है, ये इसमें ये खेलेगा, ये Correct. ऐसा आएगा, इधर लोग बैठेंगे, ऐसा पूरा। सर फिर वो आप इतना प्लान आउट करते थे, तो टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती थी इसकी वजह से, कि पहले ही नहीं, पूरा वो प्लान पहले आउट हमारा, मेरे एक आदत है कि मैं पहले पेपर वर्क करता हूँ। जब तक मेरा पेपर वर्क नहीं होता तब तक मैं सेट पे जाता ही नहीं। मतलब शूटिंग के जो शेड्यूल लगने वाला है उसके पहले ही आपने ये उससे सारे पहले मॉडल्स मेरा ये रखे थे? सब सब फिक्स था, फ्रेम ऐसे ही जाएगी, ये ब्लॉक हम्म। ऐसा ही लगेगा, ये हीरो यहाँ से ऐसा ही आएगा, सब दिमाग में था। प्लान पहले ही करके रखा यस था? यस, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहां सेट पे मैं इतना होशियार नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह कि डायरेक्ट वहां कैमरे में मेरा जाके तो करते हैं अभी शूटिंग, यही है, वो नहीं आता मुझे। आपने ऐसे कोई देखे, मतलब कोई डायरेक्टर्स रहते हैं ऐसे है सच में? है थे ऐसे कुछ नासिक में थे बंदे, कि वो उनके साथ मैंने काम किया है। ओके। हाँ, एज एन एक्टर मुझे लेके जाते थे, आइडिया नहीं क्या नहीं, फिर वहां जाके देखते सोचते थे, अभी देखो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम चलो ऐसा करेंगे। देखो तुम ऐसा करो, इधर से आओ, नहीं नहीं इधर से मत आओ, ऑन द स्पॉट सब ऑन कुछ द स्पॉट से, इम्प्रोवाइज? ऑन द स्पॉट करते थे। मैं उतना तो होशियार नहीं था मैं। लेकिन उसमें फिर उनका एक्सपीरियंस ज्यादा ये था कि मतलब वो इम्प्रोवाइज ही ऑन सेट करते थे, ऐसा कुछ रहता है प्रोसेस? नहीं, वो लोग अभी तक कहीं दिख नहीं रहे। तो फिर बोल नहीं सकते कि ऐसा, मतलब उनका ये इतना था। बाकी जितने थे अच्छे अच्छे, जिनसे मैं सीखा हुआ, हमारे विवेक देशपांडे सर, क्राइम डायरी करता था मैं उनके साथ एज एन एक्टर, लेकिन वो डायरेक्ट करते थे तब मैं बहुत सीखता था उनसे, वो कैसे सीन कैसा बिठाते, कैमरा का एंगल कैसा लगाते, वो है। बाद में हमारे देवेंद्र सुपेकर सर है, मेरे एक अच्छे दोस्त थे, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। उनके पास भी मैंने काम किया था, 2 सीरियल की थी उनके पास, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा, सुपेकर सर से। फिर हमारे राधेश सर है, उन्होंने जो मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, वहां भी मुझे परवेज सर से बहुत कुछ सीखने मिला, करेक्ट। जो हमारे डायरेक्टर थे। अपने नासिक के सचिन शिंदे हैं, वो भी अच्छे डायरेक्टर थे। सर आपके ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं कि आपने सोचा कि नासिक का अभी बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोजर मिल चुका है, तो फिर मुंबई में जाके ट्राई करते हैं या मुंबई में फिल्म्स बनाते हैं, ऐसा?
हाँ, चालू है ना काम। ओके, लेकिन फिर मतलब डिफरेंस कितना आ जाता है मतलब लोकेशन वाइज, यहाँ पे फिल्म्स बनाने में और मुंबई में फिल्म्स बनाने में कितना डिफरेंस है ऐसा? नहीं ऐसा आपका कंटेंट क्या डिपेंड करता है उस पे डिपेंड है ना, आपकी स्टोरी टेलिंग क्या है, गाँव क्योंकि की है, सिटी मुंबई की के है। नेटवर्क्स कुछ ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, अगर आपकी स्टोरी गाँव की है तो आपको गाँव में ही करनी है, मुंबई में आपको गाँव नहीं मिलेगा ना। करेक्ट, सिटी वाइज है वहाँ पे। हाँ, अगर आपकी स्टोरी बम्बई की है तो आपको बम्बई में ही करना है। हम्म हाँ, कुछ सीन इंडोर आप चीट कर सकते हैं, हम्म लेकिन आउटडोर अगर आपको वीटी का सीन दिखाना है, आप नासिक सीबीएस को वीटी नहीं कह सकते। करेक्ट, वो दिखाना बराबर? पड़ेगा। अगर नासिक में सीबीएस पे घूम रहा है हाँ। और बात कर रहा है, अरे मैं वीटी पे आया हूँ, हम्म अभी तो यहाँ से लोकल पे जाऊंगा मैं, करेक्ट, वो तो नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसे रहते हैं जैसे अभी मुंबई की फिल्म सिटी है अपनी, तो वहां पे शूट्स होते हैं क्या, मतलब वहां पे आप शूट्स करते हो क्या? किया है। अच्छा, हाँ, फिल्म सिटी में किया है। तो फिर वहां पे जो सेटअप्स बिल्ड होते हैं वो कैसे रहते हैं? मतलब अभी बहुत सी मूवीज रहती है जिसके अंदर नकली मंदिर दिखा देते हैं, नकली ट्रेन दिखा देते हैं, तो फिर वो वो सारी चीज। स्टूडियो में है ना सब कुछ, ओके। वो सब स्टूडियो में। आप करजत में जाएंगे तो वो आपको वहाँ वीटी मिलेगी पूरी। हम्म हाँ, पूरा फोर्ट मिलेगा, मुंबई फोर्ट। ओके। हाँ, वो सेटअप, वो पूरा अपना आर्ट डायरेक्टर का कमाल है, हम्म वो बिठाते पर। कौन से ऐसे फेवरेट मूवीज है या डायरेक्टर्स है जिनके आप मतलब ऑल टाइम फेवरेट मूवीज ऐसा कुछ? दिल्ली लीला बंसाली, ओके। वापस अपने ये अ, नागराज मंजुले सर, हम्म उनकी फैंट्री बहुत फेमस है, मुझे हम्म बहुत, मैं बहुत लाइक करता हूँ फैंट्री को। रवि जाधव सर है, हम्म अच्छे डायरेक्टर है वो, मराठी के। समीत कक्कड़ है, समीत कक्कड़ करके, हम्म महेश मांजरेकर सर है main, हम्म उनको तो सैल्यूट है, बहुत करेक्ट, अच्छे दिन लाए वो उन्होंने इंडस्ट्री अभी भी मतलब कर रहे हो में। और नहीं, वो तो बॉस है बॉस, किंग ऑफ, बोलते हैं ना किंग ऑफ बॉलीवुड, वैसा करेक्ट, किंग ऑफ मराठी के वो बॉस है। चित्रपट सृष्टि पूर्ण। यस यस, बहुत ही बड़ा विजन है उनका, काम बहुत अच्छा है उनका। केदार सर है, केदार हम्म शिंदे सर, अच्छे डायरेक्टर है, रवि यादव सर है, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे सारे सारे आप डायरेक्टर है। इंस्पिरेशन ऐसे मतलब कौन से डायरेक्टर से लेते हो कि मतलब कोई फिल्म अगर बना रहे हो तो फिर ऐसे मतलब कौन से डायरेक्टर से, मतलब हर जॉनर के लिए ऐसे कुछ डायरेक्टर्स है जिनसे आप इंस्पिरेशन नहीं, लेते मैं हो? इंस्पिरेशन के लिए मैं अपने जेम्स कैमेरॉन और पीटर जैक्सन मेरे फेवरेट है, ओके। मैं उनको बहुत मानता हूँ। जेम्स कैमेरॉन सर, पीटर जैक्सन सर। उनकी कौन सी मूवी से मतलब आप ज्यादा इंस्पायर हुए? टाइटैनिक, टाइटैनिक ऑल टाइम। अवतार, जेम्स अवतार। कैमेरॉन सर की, करेक्ट। पीटर जैक्सन सर की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हम्म हर टाइम मैं कभी भी देखो, कभी भी, हम्म कभी भी देख सकता हूँ फिल्म। एक और था कि अभी जो जनरेशन है हमारी, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब अभी बहुत से मेरी जनरेशन के लोग फिल्म सीखते हैं, फिल्म कैसे बनाते हैं सीखते हैं। अभी आपने फिल्म सीखी नहीं है कैसे बनती है, लेकिन सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। हाँ, प्रॉपरली सीख के आना चाहिए। ओके। प्रॉपर टेक्निकली एजुकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में अभी शुरू हुआ है सिखाना। और करेक्ट। ड्रामा भी सिखा रहे हैं, हम्म थिएटर भी सिखा रहे हैं, और फिल्म, पूरी फिल्म स्टोरी, पूरा पूरी फिल्म सिखा रहे हैं अभी। वो सीखना बहुत जरूरी है। आप सीखो, किसी को असिस्ट करो, हम्म फिर उतरो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके। और इसमें मतलब उन लोगों को मतलब ऐसे कुछ अभी अर्निंग्स का बहुत ज़्यादा ये रहता है कि पैसे कितने कमाएंगे, कब कमाएंगे, ऐसा वाला। और फिल्म सीखना अगर मतलब है तो फिर कौन सी एज में वो, और क्या मतलब ऐसा कुछ ऐसे जैसे बिजनेसेस में हायरार्की रहती है, तुम एग्जीक्यूटिव बनोगे फिर उसके बाद में नहीं, इस पे मैनेजर। ऐसा डिपेंड है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, हम्म और तुम्हारा विजन, हम्म तुम अलग क्या कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम लोगों को क्या दे सकते हो, तुम चांस में हीरो हम्म बन सकते हो, नहीं तो तुमको 10 चांस मिले तो भी तुम हीरो नहीं बन सकते। हम्म तुम क्या यूनिक कर रहे हो लोगों के लिए, वो करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म इसलिए तुम्हारा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा काम का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, और काम के बारे में तुम सरेंडर चाहिए, हम्म डिटेलिंग पे। सर, आपका कुछ मैसेज है क्या अभी मतलब जो देख रहे व्यूअर्स उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज है कि फिल्म्स को कौन से इस पे देखना चाहिए उन लोगों ने, पर्सपेक्टिव से कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जब लोग देखते हैं मूवी से वो इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं उससे, तो फिर जब देख रहे हैं कोई तो उन्हें क्या इससे देखना चाहिए? कोई भी फिल्म हो, हम फिल्म से सीखते हैं और उससे कुछ लेते हैं, कुछ मेकिंग बनाओ कि जो लोगों के दिमाग में सदैव रहे, और उससे लोगों को मोटिवेट हो। और कहीं भी कभी भी वो फिल्म देखे तो लोगों को खुशी आनी चाहिए, करेक्ट। हंसी आनी चाहिए, खुश होना चाहिए, ऐसे ऐसी मेकिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी ये जो शॉर्ट आए, रील्स आए, हम्म रील स्टार आए, हम्म उनके लिए बहुत अच्छे दिन आए,
कंपटीशन हेल्दी है, लेकिन बहुत बड़े-बड़े कलाकार बन रहे हैं उसमें से, बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार सेलिब्रिटी हो रहे हैं, रील स्टार सेलिब्रिटी हो रहे हैं। एक शुरुआत है। करेक्ट। लेकिन फिर जो अभी ये जो हो रहा है मतलब लोग बोल रहे हैं कि जो बड़ी फ़िल्म्स है, थिएटर की फ़िल्म्स है वो बंद हो जाएगी नहीं, एक ऐसा टाइम नहीं, के बाद में। ऐसा नहीं, ओटीटी खा जाएगा मार्केट नहीं का। ऐसा नहीं होगा। थिएटर थिएटर है। थिएटर की फ़िल्म देखने के लिए आदमी थिएटर में ही चाहिए। स्टोरियों का कुछ फ़िल्मों का कैनवास बड़ा रहता है, तो उसकी मज़ा वही आती है। बाहुबली की मज़ा टीवी पे नहीं है इतनी, हमारे मोबाइल पे नहीं है, वो बड़े स्क्रीन पे ही है। करेक्ट। कल्कि की बड़े स्क्रीन पे ही है। कैनवास बड़ा है ना, तो वो लोग वही जाएँगे, थिएटर कभी बंद नहीं होगा, करेक्ट। कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन फिर ये जो सर साउथ इंडियन मूवीज़ है ज़्यादा जो अभी आ रही है, केजीएफ हो गई, बाहुबली हो गई, कल्कि हो गई, ये सारी साउथ इंडियन फ़िल्म्स है। तो ये ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कंटेंट, बैकलैग कर रही है? उनके पास कंटेंट है, कंटेंट पे काम करते हैं। अच्छे-अच्छे कंटेंट है, टेक्नीशियन अच्छे हैं और स्टोरी है उसमें। लेकिन फिर ऐसे मतलब जो बॉलीवुड की मूवीज़ है या फिर अपनी मराठी मूवीज़ है, वो इससे क्या सीख के मतलब ये कर सकते हैं? अभी हमारे मराठी में वैसे अलग-अलग कंसेप्ट्स है। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। करेक्ट। जैसे हमारा शॉस आया था, तब से हमारी मराठी इंडस्ट्री पूरी बदल गई है। अलग-अलग डायरेक्टर आ रहे हैं, अलग-अलग राइटर आ रहे हैं, अलग-अलग कंटेंट आ रहे हैं, मराठी में भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट है। वैसे काम हिंदी में भी है, अभी हो सब अच्छा हो रहा है। करेक्ट। लोगों को अच्छा चाहिए, अलग चाहिए, दे रहे हैं सब। इसमें कुछ लॉकडाउन की वजह से जो इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि सब लोग ओटीटी और इस पे ज़्यादा ये हो रहे हैं। तो फिर ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है? मैं तो ये कहूँगा कि आया तो एक बहुत अच्छा कैनवास मिला है, नया कैनवास मिला है और एक एक्टर्स ज़्यादा हाँ, ग्रो हो रहे हैं। काम मिल रहे हैं लोगों को। करेक्ट। पहले लिमिटेशंस था, चैनल का लिमिटेशंस था, पर्दे का लिमिटेशंस था। अभी ओटीटी आए तो लोगों को और काम मिले। रील आए तो खुद लोगों को नहीं कोई लेगा तो चलो मैं खुद के रील करूँगा, मैं रील स्टार बनूँगा। करेक्ट। सेल्फ डिपेंड हो गए अभी सब। ऑडिशन वाला कंसेप्ट बंद होते जा रहा है धीरे-धीरे हाँ, कि लोग रील देख के ही हाँ, कास्टिंग करते हैं बहुत सारे लोगों के। करेक्ट। उनके फॉलोवर देख के बहुत सारे लोगों के, अरे ये अच्छा करता है, ये बंदा अच्छा करता है, चलो उसको कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी आपने जो पॉइंट बोला कि फॉलोअर्स देख के, तो जभी भी कोई फ़िल्म बन रही है या सीरीज़ बन रही है, उसमें कोई इन्फ्लुएंसर को मतलब जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, उसको लेना कितना मतलब बेनिफिशियल रहता है? एक नहीं, सभी इन्फ्लुएंस अपने प्रमोट करते हैं ऐसा नहीं है। और मैं तो नहीं मानता कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टैलेंट है वो टैलेंट ही रहना चाहिए। खाली फॉलोवर देख के अगर कास्टिंग कर दे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फेयर नहीं उसपे रहेगा। कैरेक्टर होना चाहिए ना, वो प्रॉपर कास्टिंग कभी-कभी अच्छा जो जिसके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, एक अच्छा एक्टर है, अच्छा वो कैरेक्टर निभा सकता है, लेकिन उसके पास फॉलोवर नहीं है और उसको नहीं लेना है तो वो थोड़ा-सा गलत होता है। कैरेक्टर को जाता है, प्रॉपर सूट होता है, वही कास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर कास्टिंग के वक़्त पे ऐसा कुछ रहता है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से प्रेशर कि इसको कास्ट करो कंपेयर टू इसके क्योंकि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो हम प्रमोट करते वक़्त जब प्रमोट कर रहे हैं तब हाँ, ज़्यादा कभी-कभी बेनिफिट होता रहेगा। है, कभी-कभी करते हैं लोग। ओके। हाँ, इधर इनको फॉलोवर चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर को भी एक लगता है ना कि यार इसके फॉलोवर रहेंगे तो देखेंगे लोग। वो एक फैक्टर मतलब मैटर करता है जब कर रहे तो। हाँ, अभी करते हैं लोग कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं मानता कि फॉलोअर्स के वजह से ही वो फ़िल्म चलेगी। कि ऐसी कंटेंट इज़ द किंग। हाँ, ऐसा नहीं है। टैलेंट है। जिनके फॉलोअर्स नहीं है वो भी अच्छे एक्टर है करेक्ट। और जिनके फॉलोअर्स है वो भी अच्छे एक्टर है। आपका किरदार क्या है और आप उसको कैसे निभाते हैं, उस पे सब डिपेंड है। आपका एक कोई मैसेज रहेगा तो फिर व्यूअर्स के लिए, फिर अपन एंड करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आप आए और ये पहला ही पॉडकास्ट था हमारा, तो सर ने आके फिर स्टार्ट हो गया है, तो थैंक यू सर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ये शुरुआत है इनकी और मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो एपिसोड रहेंगे उनमें बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आए और ज़रूर आएँगे। भगवान से ये दुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। ऐसे ही और पॉडकास्ट आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को मूवी फील्ड में करियर बनाना है या फिर जानना चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट के बारे में और समझना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।